हाय बेस्टी, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश को आगे बढ़ाने और प्रगति की राह पर लाने में देश के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। पर हर रिश्ते की तरह देश और युवाओं के बीच के इस रिश्ते में भी अड़चनें होती ही हैं। शिक्षा, रोजगार और अवसरों को लेकर युवाओं के देश और सरकार से कई उम्मीदें होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं उम्मीदों और उनसे जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता और एजेंसी। तो शुरू करें। आज की ये बातचीत हम करेंगे बेस्टीज कमल और पंकज से। कमल की उम्र 20 साल है और वो ग्रेजुएशन खत्म कर डांस लाइन में काम कर रहे हैं। वहीं पंकज, जिनकी उम्र 19 साल है, कंप्यूटर्स में BCA कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ एक सामाजिक संस्था में काम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा बेस्टीज कमल और पंकज के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके लिए नागरिकता का अर्थ क्या है, इनके जीवन में नागरिकता के क्या मायने हैं, इसके बारे में इन्होंने क्या और कैसे जाना है। नागरिकता तो एक प्रकार से हम पहली बार तो बता दें कि नागरिकता एक नेशनलिटी होती है। हर एक स्टेट की, हर एक कंट्री की नेशनलिटी होती है। और नागरिकता में तो नेशनलिटी में हमें तो प्राउड होता है कि हम पहली बार तो इंडियन के हैं। और दूसरी बात, इंडिया को कहा जाता है तीर्थ स्थल का कंट्री कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे तीर्थ स्थल के नाम से। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मैं तो एक इंडियन हूँ। और दूसरी बात, चित्रकूट ज़िले से हूँ, क्योंकि इंडियन में सबसे ज़्यादा चित्रकूट ज़िले में तीर्थस्थल पाए जाते हैं। और इस तीर्थस्थल में अगर किसी को जन्म मिलता है वो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जहाँ तक सीधी सी बात है कि हम लोग खुद ही गर्व करते हैं खुद पे कि हम लोग इतनी अच्छी जगह पर हैं, चित्रकूट पर हैं। कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। नागरिकता सब्जेक्ट भी था हमारा 12th तक। और नागरिकता से एक प्रकार से होता है कि हमें पर अपने पूर्वजों के बारे में पहले तो जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो करंट में चल रहा है उसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। हर एक नॉलेज पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लेस पे हो। समाज सेवा से लेके डिजिटल इंडिया तक का हर एक नागरिक का वो होता है, मतलब अपना खुद का एक जिम्मेदारी होती है कि हम शुरू से लेके अंत तक की सारी प्रायोरिटी को हम जानें और उसको अपने ऊपर एनालाइज करें। मेरे हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था, स्कूलों पे भी पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा, 12th तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि नागरिक शास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा ज़्यादा है बट इस चीज़ पे फोकस कम किया है। नागरिकता के बारे में ज़्यादा वैसे कुछ मैं बोल नहीं सकता डायरेक्ट, अगर बताया जाए तो ज़्यादा मेरे को इस विषय में मैं नॉलेज रख नहीं पाता। तो सबसे पहले क्या है कि अगर अपने आप पे डेवलप लाना है तो अपने आसपास के एरियाज़ में ज़रूर डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। युवाओं को नागरिकता से जोड़ने में एक और ज़रूरी कड़ी है एजेंसी, यानी अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता। ये एक ऐसी चीज है जो केवल किशोर किशोरियों के व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके हालातों का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। शायद इसीलिए ये ताज्जुब की बात नहीं है कि उदया अध्ययन में हमने पाया कि यूपी और बिहार दोनों प्रदेशों में एजेंसियों के विभिन्न आयामों में लड़कियों पर लड़कों की बढ़त थी। आइए जाने कमल और पंकज के इस बारे में क्या विचार हैं। फैसले कई प्रकार से लेते हैं। अगर फैमिली फैसला है तो फैमिली लेती है, और मेरा खुद का डिसीजन है तो मैं खुद लेता हूँ। खुद का डिसीजन मेरा कैसे, जैसे मेरे से लाइफ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड है, या मेरे पढ़ने ओढ़ने से रिलेटेड है, मेरा जो भी मतलब केयरिंग से रिलेटेड है वो मैं खुद से लेता हूँ। और जो आने वाले लाइफ के मेरे खुद के पर्सनल डिसीजन होते हैं, जैसे मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे कहाँ की फ़ीस कितनी अरेंज करवानी है, या मुझे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, ये डिसीजन मेरे फैमिली लेते हैं। अगर मेरे फैमिली बोलते हैं वहाँ नहीं जाना तो इससे मैं प्रेशर नहीं करता। मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो कुछ ना कुछ समझ के ही मना किया होगा, क्योंकि फैमिली का डिसीजन बहुत मायने रखता है एक ह्यूमन लाइफ के लिए। अभी तक तो ये था कि जब से मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स में मेरी मम्मी या फिर मेरी जो बीच की दीदी हैं, पूजा दीदी, ज़्यादातर फ़ैसले वही लोग लेते थे। लेकिन जब से मैं डांस ज्वाइन किया तब से जहाँ तक आधे से ज़्यादा फ़ैसले मैं खुद लेने लगा। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो फ़ैसले होते हैं, जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर डांस का है, ऑडिशन है, तो उनके फ़ैसले मुझे मैं पेरेंट्स से पूछने पड़ते थे। पेरेंट्स बोलते थे उनके लिए सिस्टर्स का रिप्लाई आना ज़रूरी है। और कई फ़ैसले ऐसे होते थे जिसमें मेरी हामी ना होकर भी पेरेंट्स की बात मुझे माननी पड़ती थी, क्योंकि भाई अब उनका रहना तो ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं साथ देंगे तो फिर कुछ नहीं। सो ज़्यादातर फ़ैसले मेरे पेरेंट्स ही लिए हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने डांस ज्वाइन किया था, तो मैंने काफ़ी टाइम तक किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाई खुद पे। तो पेरेंट्स बोलते भी थे, लोग बोलते भी थे कि इससे अच्छा तुम पढ़ो यार, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, कुछ बन जाओ। लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे तरक्की मिलेगी इसी लाइन पे,
और मैं पढ़ाई से, कहते हैं पढ़ाई से ज़्यादा इसमें पैसा है, इसमें नाम है, इज़्ज़त है, शोहरत है। लेकिन ये हुआ कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, तो एक तरफ ये भी फील हुआ कि यार इससे अच्छा मन लगा कि अगर पढ़ लिया होता तो आज की डेट में 25-30 हज़ार रुपये की जॉब तो कर ही लेते हैं, वरना ऐसे भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। हम लोग इतने रईस तो हैं नहीं कि पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर देंगे। सो थोड़ा अफसोस होता। अभी लगा था मेरे को कोविड में, जब लॉकडाउन हुआ था तब मेरा जो भी 12th बैकग्राउंड था बायोलॉजी था, मुझे लगा था कि मैं नीट की तैयारी करके MBBS की तैयारी करूं तो आने वाले ये कोविड में मेरे को बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन जब कोविड में आया और वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी स्कीमें आई थी, तो मैं उनको देख रहा था तो मुझे लग रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि अगर मैं नीट की तैयारी कर लेता या फिर कहीं कोई भी मेडिकल की डिग्री ले लेता तो आज मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं चला जाता। शिक्षा और करियर से जुड़ी आकांक्षाएं पूरे होने से किशोर किशोरियों का वयस्क जीवन बेहतर होने की संभावना होती है। शिक्षा और करियर में सुधार आने का मतलब है बेहतर रोजगार, इसलिए रोजगार भी युवाओं के लिए एक जरूरी मुद्दा है। उद्या अध्ययन में हमने पाया कि वर्ष 2018-2019 में जहां एक तरफ यूपी में 18 से 22 साल के 31% लड़के और उसी आयु वर्ग की 34% लड़कियां अपनी शिक्षा के लक्ष्य पाने से चूक गए, वहीं बिहार में ये संख्या लड़कों में 38% और लड़कियों में 46% तक गई। हमने ये भी देखा कि बाकी लड़कियों की तुलना में शादीशुदा लड़कियों के लिए अपने लक्ष्य को पाना ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलने की बात करें तो यूपी और बिहार में 27% लड़कों को ये प्रशिक्षण मिला, तो वहीं अविवाहित लड़कियों में 34% को और विवाहित लड़कियों में ये संख्या 28% है। आइए जानते हैं कि क्या इन बेस्टीज ने किसी तरह के व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लिया है। हाँ, वो UPSDM करके कौशल प्रशिक्षण करके एक चलता था, उस पे मैंने भी प्रशिक्षण किया है। कौशल विकास करके था, उस पे स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाता था, जो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है, टैली है, अकाउंटिंग है और एक्सेल वगैरह इस तरह का नॉलेज भी दिया जाता था, जिसमें मतलब बच्चा एक कंप्यूटर का नॉलेज पूर्ण रूप से हो जाए और एक जाके एक जॉब लायक बन जाए कि जिसमें वो 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी पा जाए। इस तरह का उसको कंप्यूटर नॉलेज दे दिया जाता था और उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसने किया है तो स्टेट गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश कौशल विकास दिया जाता था, और जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था तो उसमें मुख्य प्रधानमंत्री कौशल विकास करके दिया जाता था सर्टिफिकेट। लड़कियों का भी लिए होता है, लड़कों के लिए भी होता है। इसमें कोई लड़की और लड़का को कोई आरक्षण नहीं होता है, बस ये है कि लड़कियों के लिए और फैसिलिटी भी होती है, उनको ब्यूटी पार्लर, सिलाई वगैरह ऐसे भी कुछ और प्रशिक्षण एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, जिनमें लड़कियां जैसे कहीं कहीं गाँव में होता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो इसमें लड़कियां अपना खुद का घर में बिजनेस कर सकती है, व्यापार कर सकती हैं, जिसमें गाँव समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको सिखा सकती हैं या उनका कुछ भी काम कर सकती है। आज के इस कोविड काल में जब स्कूल, कॉलेज से लेकर दफ्तर तक बंद है और ये कब खुलेंगे इसका भी किसी को अंदाजा नहीं लग सकता। ऐसे में युवाओं को क्या डर, क्या परेशानियां हैं, वे इसका सामना कैसे कर रहे हैं और सरकार की नीतियों को लेकर उनका क्या मानना है। कोविड की वजह से पूरी पढ़ाई बंद करवाई है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि कई बच्चों के पास तो चलिए ठीक है एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, बट बहुत से परिवार ऐसे हैं जो फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ऑनलाइन स्टडी का तो आपने बता दिया, लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे जिनके पास है ही नहीं। तो सुविधा कुछ ना कुछ उनको करवानी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पर उनको बहुत फोकस करना चाहिए। हमारे 1 साल कॉलेज कंटिन्यू नहीं हुआ, ना ही ऑनलाइन स्टडी हुई, बट फीस उनकी कंटिन्यू ले ली गई 1 साल की पूरी, मतलब 1% भी छूट नहीं मिली। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें अगर क्लासेस नहीं लग रही हैं, अगर कोई क्लासेस नहीं ले रहा है तो कम से कम फीस पे भी तो कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। बट फीस पे 1 रुपया डिस्काउंट नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, फीस कंटिन्यू पूरी लगनी है, स्टडी हो या ना हो। ऑनलाइन स्टडी का नाम से भी लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी 1% की नहीं हुई, फीस हमारी कंटिन्यू जमा हुई। फीस नहीं जमा होगी तो आगे हमारी स्टडी डेवलप नहीं होगी। कोविड के चक्कर में लॉस तो सबका हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने आसपास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी जाएँ, वेंटिलेटर वगैरह कर दिए जाएँ कि एमरजेंसी में हम लोगों के यहाँ, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा सीरियस केसेस होता है तो सीधा रिफ़र कर देते इलाहाबाद। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक मेन कैंपस गवर्नमेंट का होना चाहिए जहाँ पे कम से कम इलाहाबाद जाने तक का टाइम तो दिया जाए मरीज़ को। कोविड के चलते लगाए जा रहे प्रतिबंधों का असर नागरिक समूहों की गतिविधियों पर भी पड़ा। युवाओं की नागरिकता
और एजेंसी से जुड़ी प्रगति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदया अध्ययन में हमने पाया कि ये समूह और इनमें भाग लेना किशोर किशोरियों के विकास के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जैसे जो अविवाहित लड़कियां इन समूहों का हिस्सा थीं या इनमें नेतृत्व की भूमिका निभा रही थीं, उन्होंने घूमने की आजादी, आत्मविश्वास और लैंगिक समानता में ज्यादा स्कोर किया। इसी तरह विवाहित लड़कियां जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती थीं या समूहों की सदस्य थीं, उनके पास अधिक घूमने की आजादी थी। युवाओं के हित में बनाई गई योजनाओं में से एक है वर्तमान सरकार की डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया पॉलिसी। आइए देखें इस बारे में युवाओं का क्या मानना है। आजकल कहते हैं ना कि फ़ोन चलाते हैं बच्चे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फ़ोन चलाते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उल्टे कदम ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम राह गलत पकड़ रहे हैं। हमें उस फ़ोन के थ्रू अगर पढ़ाई ही करना है तो हमें सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है तो उसके लिए हमें हर चीज़ों का सही उपयोग करना चाहिए, गलत नहीं। अब गलत डायरेक्शन पे जाएंगे तो सीधी सी बात है, देश नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लोग बैंकों पे कतारें नहीं लगाते हैं, बिजली बिल जमा करने कतारें नहीं लगाते हैं, ट्रेनों पे कतारें नहीं लगाते हैं। जितनी सीटें हैं उतने लिमिट्स पैसेंजर बैठते हैं। अगर हमें कहीं पेमेंट करना है, अगर हमारे पास कैश नहीं है, पर्स चोरी हो जाता है तो फ़ोन से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ और इम्प्रूव भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, जिससे कि हर जगह पे एंड्रॉयड नहीं प्रोवाइड है, इसीलिए थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो आने वाली पढ़ी लिखी जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का। कमल और पंकज के अनुभव से हमें इतना जरूर पता चल रहा है कि किसी भी स्कीम या पॉलिसी को लाने से ज्यादा जरूरी है देश के मौजूदा हालातों में सुधार लाना। जब तक ये नहीं होता तब तक कोई भी पॉलिसी या स्कीम काम ही नहीं करेगी। एक और चीज जो इन दोनों की बातों से स्पष्ट हो गई वो ये है कि आज का युवा हर चीज के बारे में जानता भी है और जागरूक भी है। तो फिर क्या कारण है कि हमारे अध्ययन में आया कि किशोर किशोरियां अधिकतर रूप से नागरिक व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते? जी हाँ, उदया अध्ययन के दूसरे चरण 2018 से 2019 में हमने पाया कि 18 से 22 साल की उम्र के केवल 5% लड़के, 3% अविवाहित लड़कियां और 10% विवाहित लड़कियां अपने जीवन काल में किसी प्रकार के समूह के सदस्य थे। समूह से हमारा मतलब किशोरी शक्ति योजना या सबला योजना के समूह, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कोई स्वयं सहायता समूह या स्पोर्ट्स क्लब। इसी तरह अगर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की बात करें तो वहां 18 से 22 वर्ष की विवाहित व अविवाहित लड़कियों की संख्या केवल 11% है, जबकि उसी आयु वर्ग के लड़कों की संख्या 42% है। इन गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रणालीगत परिवर्तन किए जाने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये किशोर किशोरियां देश का भविष्य हैं, तो इस भविष्य को आज से ही तैयार करना जरूरी है। तो बेस्टी, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अब तुम अपने मन के साथ साथ देश दुनिया की बातें भी अपने बेस्टी के साथ शेयर करोगे। फिर मिलेंगे करने कुछ और दोस्तों यारों की बात, मैं और मेरी बेस्टी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मास्क जरूर लगाएं। ये पॉडकास्ट उदया अध्ययन के आधार पर चंबल मीडिया प्रोडक्शन के तहत बनाई गई है। इसकी स्क्रिप्ट निकिता और एडिट लक्ष्मी शर्मा और मेघा ने की है। इस पॉडकास्ट के लिए आवाज फायजा हाशमी और ग्राफिक ज्योत्सना द्वारा बनाई गई है।